हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 11 की मैंने एक बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर 3 डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 आपका है बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। ये दो वर्ड से बना है, एक आपका बिजनेस, दूसरा आपका सर्विसेज। बिजनेस का मतलब पहले हम समझेंगे, उसके बाद सर्विसेज का मतलब समझेंगे, फिर आगे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस आपका एक बिजी वर्ड से बना है। तो यानी कि जब आप कोई काम करने में बिजी रहते हो तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस आपका क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। चलिए बिजनेस का मतलब समझते हैं। द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। तो ये बिजी वर्ड से बना है आपका बिजनेस। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी रहना। बिजनेस इज अ कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होता है, आपकी एक कॉमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, अपने लिवलीहुड के लिए करते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड होता है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा काम जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई ट्रेड हो, या चाहे कोई ऑक्यूपेशन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज कोई गुड्स नहीं होती। सर्विसेज क्या होती है, हमारे लिए एक इंटेंजिबल चीजें होती हैं। इंटेंजिबल चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सब हमारी क्या कहलाती है, सर्विसेज कहलाती है। चलिए इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। Services are all those economic activities that are intangible and imply an interaction to be realized between the service provider and the consumer। यानी कि हम इंटरेक्शन को रियलाइज कर सकते हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों का एक साथ इंटरेक्शन होता है सर्विसेज में। और ये भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, लेकिन ये इंटेंजिबल होती है, इसको हम देख छू नहीं सकते, ठीक है। Services are those separately identifiable, essential, intangible activities that provide satisfaction of wants। तो ये आपकी एक ऐसी आइडेंटिफिएबल या एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं जो कि वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, हमारी वांट्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं, एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। तो ये किसी प्रोडक्ट को सेल करने से कोई इनका लिंक नहीं होता, ठीक है। तो सर्विसेज हम महसूस कर सकते हैं, अगर कोई हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हम केवल सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम बात करें तो 5 मेन नेचर्स या फीचर्स होते हैं सर्विसेज के। सबसे पहला यही होता है कि ये इंटेंजिबल होती हैं, दूसरा ये इनसेपरेबल होती हैं, तीसरा ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, चौथा ये इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं दोनों का, कस्टमर का और सर्विस प्रोवाइडर का, और लास्ट इन्वेंट्री फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक फीचर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। तो सर्विसेज कैसी होती है, इंटेंजिबल होती हैं। दे कैन नॉट बी टच्ड, हम उन्हें छू नहीं सकते। दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, तो हम केवल इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, तो कोई भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सकता है कि उसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से रिलीफ हो रहा है। और टच इंटरटेनमेंट, कोई भी इंटरटेनमेंट को छू नहीं सकता, लेकिन उसका आनंद ले सकता है, ठीक है। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, तो हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनकंसिस्टेंसी। The second important characteristics of services is inconsistency. Since there is no standard tangible product, services must be performed exclusively each time। तो सर्विसेज कोई टेंजिबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होती, ना इनका कोई क्राइटेरिया होता है, ये परफॉर्म की जाती हैं हर समय, ठीक है। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, उनकी अलग अलग वांट्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। Service providers need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirement of the customers।
तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हें उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनको सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर की वांट्स और सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले मोबाइल सर्विसेज की, तो मोबाइल सर्विसेज हम केवल जो है उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मोबाइल सर्विसेज कैसी हैं, और जैसा कस्टमर्स को चाहिए उसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम मोबाइल पे। नेक्स्ट है आपकी इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी refers to the idea that it's not possible for brands to separate the production of a services from consumption of that services। तो ये पॉसिबल नहीं होता सर्विसेज के केस में कि हम प्रोडक्ट की तरह उसको एक अलग ब्रांड में सेपरेट कर सकें। ठीक है, कस्टमर्स कॉमनली परचेज एंड यूज अ सर्विस एट द सेम टाइम। तो कस्टमर्स केवल सर्विसेज परचेज करते हैं और उन्हें उसी टाइम पे यूज करते हैं। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज टू बी इनसेपरेबल। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन जो सर्विसेज का होता है वो अलग चीजें होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन प्रोडक्शन हुआ सर्विसेज का उसी दिन उसका कंजप्शन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब जिसको सर्विसेज की जरूरत होती है तब वो लेने जाता है, प्रोडक्शन के हिसाब से कोई सर्विसेज नहीं लेता। वी कैन मैन्युफैक्चर कार टुडे एंड सेल इट आफ्टर से अ मंथ। दिस इज ऑफन नॉट पॉसिबल विद सर्विसेज दैट हैव टू बी कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे कि कार, सपोज दैट किसी ने प्रोड्यूस की एक कार और वो उसको विद इन अ मंथ सेल करता है, करने का वो लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्विसेज की केस की बात करें तो सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी कंज्यूम की जाएंगी जब वो प्रोड्यूस होंगी और जब वो मतलब उनकी वांट्स होंगी तभी वो सर्विसेज कंज्यूम की जाएंगी। सर्विस प्रोवाइडर्स में डिजाइन अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स रिमेन्स अ की फीचर ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में मेन की फीचर क्या होता है कि कस्टमर्स का इंटरेक्शन हमें ज्यादा देखना पड़ता है कि कस्टमर्स को किन सर्विसेज से ज्यादा वांट्स और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, सर्विसेज का सब्सटीट्यूट भी डिजाइन करते हैं नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, सब्सटीट्यूट का मतलब हो गया जैसे कि सपोज दैट आपको चाय पीनी है तो चाय नहीं मिल रही है तो कॉफी मिल गई, तो आप कॉफी से काम चला ले रहे हैं। तो वही क्या है, चाय का सब्सटीट्यूट हो गया कॉफी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्वेंट्री। सर्विसेज हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। तो सर्विसेज, सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट तो होती नहीं है, तो ये टेंजिबल कंपोनेंट्स होते नहीं है, इसलिए हम इनको फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम असाइन्ड गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ। तो सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड टू बी मैनेज एज द सर्विस मस्ट बी परफॉर्म एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। यानी कि जब कस्टमर कह रहा है उन सर्विसेज के लिए तब हमें उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों को मैनेज करके चलना है। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर की वांट होगी तभी हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। For example, a railway ticket can be stored, but the railway journey will be experienced only when the railway is provided. तो रेलवे टिकट तो स्टोर करके रखता है रेलवे, लेकिन जब जर्नी उसकी तभी मतलब एक्सपीरियंस तभी लोग कर पाते हैं जब उसकी जर्नी रेलवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले से स्टोर करके कोई जर्नी उनकी नहीं रखी जा सकती। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process. तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में। अ कस्टमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, यानी चेंजेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। तो इंटेंजिबिलिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती हैं लेकिन गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। दूसरा है डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। ठीक है, सर्विसेज के केस में क्या होता है कि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन गुड्स के केस में डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड। लेकिन गुड्स के केस में एक स्टैंडर्ड डिमांड होती है डिफरेंट कस्टमर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक साथ चलता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें गुड्स की, तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज कैन नॉट बी कीप्ड इन अ स्टॉक। तो सर्विसेज को हम स्टॉक में स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ही था कि ट्रेन की जर्नी है, वो तभी हम एक्सपीरियंस करेंगे जब हम जर्नी पूरी करेंगे, ठीक है। और स्टॉक को हम स्टोर में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो स्टॉक में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विसेज डिलीवरी। तो जब सर्विस डिलीवर की जा रही है तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। तो इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा कस्टमर का डिलीवरी के टाइम पे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमारी कितनी तरह की होती हैं। तो नॉर्मली हमारी 3 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। एक आपकी बिजनेस सर्विसेज होती है, दूसरी आपकी सोशल सर्विसेज होती है, तीसरी आपकी पर्सनल सर्विसेज होती हैं। तो इनके नाम से ही क्लियर है, बिजनेस सर्विसेज यानी कि जो बिजनेस सेक्टर में ज्यादा फोकस करती हैं वो सर्विसेज जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो आपकी बिजनेस सर्विसेज हो गई। सोशल सर्विसेज यानी कि जो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा वर्क करती हैं। पर्सनल सर्विसेज यानी कि जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो आपकी पर्सनल सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहली है आपकी बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज की जाती हैं और उनकी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली इन परसूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स, जिनका मेन मोटिव होता है सोशल गोल्स होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दीज सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिविंग को इम्प्रूव करना हो सकता है, ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, हाइजीन कंडीशंस के बारे में बताना स्लम एरियाज में, ये सारी चीजें मतलब जो ओवरऑल सोसाइटी को लेके चलती हैं वो सर्विसेज आपकी सोशल सर्विसेज में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपका एनजीओज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई जो कि सोशल वेलफेयर का वर्क करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। तो पर्सनल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जो कि डिफरेंट कस्टमर्स के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं, ठीक है। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। ये सर्विसेज कंसिस्टेंट नेचर की नहीं होती है। दे विल ऑफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करती हैं। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड डिमांड्स, और कस्टमर्स के प्रेफरेंसेज और डिमांड्स पे ये डिपेंड करती हैं जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टूरिज्म हो गया, ठीक है, आपको घूमने जाना है तो आप टूरिज्म की सर्विसेज लेते हो। रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपकी 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और आपकी तीसरी पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की। बैंकिंग की बात करते हैं तो ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बैंकिंग क्या होती है, बैंक क्या होती है और कितनी तरह की बैंक्स होती हैं। तो चलिए आज फिर हम समझते हैं। A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, ठीक है। तो मतलब कि जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इंडिया में वही आपकी बैंकिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल जो लोन्स एक्सेप्ट करती हैं, लोन देती हैं, ठीक है, मनी लैंड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं डिपॉजिट्स का पब्लिक से, रिपेबल करती हैं डिमांड पे, और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक्स, चेक्स के थ्रू विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ड्राफ्ट करती हैं या फिर और सारी एक्टिविटीज देती हैं बैंक से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी बैंकिंग में आ जाती हैं। इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक क्या करती है, मनी हमारे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स के, रिपेबल ऑन डिमांड और डिमांड पे रिपेबल करती है, एंड अर्न सम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी।
और मनी लैंड करके ही वो प्रॉफिट अर्न करती है। ए बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। तो वो मनी में डीलिंग करके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है मार्केट में बैंक। इट मोबिलाइजेस द सेविंग ऑफ द पीपल एंड मेक्स फंड अवेलेबल टू द बिजनेस। तो ये पीपल की सेविंग्स को मतलब मोबिलाइज करती है, हमारी सेविंग्स रखती है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस से जुड़े हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील करती है। एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द प्राइस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन इट्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेरिड, द नीड्स डाइवर्स एंड मेथड्स डिफरेंट, thus we need distinctive kinds of banks to cater the above mentioned complexities, ठीक है। तो बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो नॉर्मली हमारी 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स होती हैं। एक आपकी सेंट्रल बैंक होती है जो कि आपकी आरबीआई है। नेक्स्ट आपकी कॉमर्शियल बैंक होती है, फिर आपकी कोऑपरेटिव बैंक होती है, और नेक्स्ट आपकी स्पेशलाइज्ड बैंक होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मनी में डीलिंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके डिपॉजिट्स वगैरह, अमाउंट विड्रॉ कराते हैं, ठीक है, वो सब आपकी कॉमर्शियल बैंक्स में आती हैं। दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये आपका इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी, मनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या मनी लैंड करने के पर्पज से, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स हमारी 2 तरह की होती हैं, एक आपकी पब्लिक सेक्टर होती है और दूसरी आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं। देयर आर सेवरल पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, इट्स and other private sector banks represented by HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसपे बैंक गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि फुली गवर्नमेंटेड होती हैं, ठीक है, वो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाती हैं। तो जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब आपकी कॉमर्शियल बैंक्स में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो ये इंडियन बैंकिंग एक्ट से नहीं है, ये आपकी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से होती है। एंड मीन एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, और ये अपने मेंबर्स को चीप रेट पे क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ये रूरल लोगों के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है क्रेडिट का। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसके नाम से क्लियर है, जो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती हैं आपको सस्ते दामों पे, सस्ते ब्याज पे लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वो सब आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके नाम से क्लियर है, ऐसी बैंक जो कुछ स्पेशल वर्क करती हैं वो आपकी स्पेशलाइज्ड बैंक कहलाती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का काम करती हैं, इसलिए स्पेशलाइज्ड है। इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, कैटरिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज। तो कुछ ना कुछ यूनिक एक्टिविटीज ये करती हैं। दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज, हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। तो मीन्स ये कुछ स्पेशल वर्क करती हैं, कुछ यूनिक एक्टिविटीज करती हैं, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेंट्रल बैंक। जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को पूरा देखती है वो आपकी सेंट्रल बैंक होती है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। तो हमारी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स की, उन सबको सेंट्रल बैंक गवर्न करती है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर। तो ये गवर्नमेंट की भी बैंकर होती है। तो याद रखिएगा, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक को हम गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी। ये करेंसी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, और ये क्रेडिट पॉलिसी को भी किसी कंट्री की कंट्रोल करती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो रिजर्व बैंक हमारी सेंट्रल बैंक है अपनी कंट्री की, ठीक है।
तो अगर आप ज़्यादा बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बैंकिंग सिस्टम पे बनाया, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो बात करेंगे वो फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे, यानी कि हम कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उन फंक्शंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा मेन फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। लेंडिंग ऑफ फंड्स, ये फंड्स को लेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, ये हमको एलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये हमको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हम किसी को भी चेक इशू कर सकते हैं या फिर किसी से भी चेक रिसीव करके उसको विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी भी हमको कॉमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स भी बोलते हैं कि इससे जो है फंड्स रेमिटेंस होता है, यानी कि ट्रांसफर करते हैं फंड्स एक बैंक से दूसरी ब्रांच में उसकी। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो डिपॉजिट्स आर द बेसिस ऑफ द लोन ऑपरेशंस सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर्स एंड लेंडर्स ऑफ द मनी। तो जैसा कि हमें पता ही है कि बैंक हमसे मनी रिसीव भी करती है, यानी कि हम बैंक में मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, यानी कि वो बोरो भी करती है मनी और लेंडर भी होती है वो मनी की। ठीक है, एज बोरोवर्स दे पे इंटरेस्ट एंड एज लेंडर्स दे ग्रांट लोन्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो अगर बोरोवर्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो इंटरेस्ट पे करती है हमको, लेकिन जब हम उससे लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेंडिंग फंड्स, लेंडिंग ऑफ फंड्स। सेकेंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट्स। तो वो जो डिपॉजिट्स रिसीव करती है दूसरी जगह से, उसी डिपॉजिट्स के दम पे वो जो है लोन्स प्रोवाइड करती है या एडवांसेस देती है जिसको चाहिए होता है। ठीक है, दीज एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो ये ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में देती है। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, तो ओवरड्राफ्ट हमारे शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। ठीक है, जो आप शॉर्ट टर्म में लोन लेते हो वही आपका क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कैश क्रेडिट्स भी देती है, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स भी देती है, टर्म लोन्स भी देती है, कंज्यूमर क्रेडिट्स एंड अदर मिसलिनियस एडवांसेस। तो जितने भी तरह के आपके एडवांसेस होते हैं, लोन्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, तो वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमें कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चेक फैसिलिटी। Banks render a very important service to their customers by collecting their checks drawn on other banks. तो वो अदर बैंक्स के चेक को भी कलेक्ट करती है। द चेक इज मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो चेक हमारा सबसे डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। ए यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स। इट इज मोस्ट कन्वेनियंट एंड एन इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये हमारा इनएक्सपेंसिव मीडियम होता है एक्सचेंज का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स। तो चेक्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक आपका बियरर चेक्स होता है विच आर इनकैशेबल इमीडिएटली एट बैंक काउंटर। तो बियरर चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं जो आप लेके जाते हो तुरंत बैंक उसको कैश में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो वो हमारे बियरर चेक्स होते हैं। और एक हमारा होता है क्रॉस चेक्स विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेइज अकाउंट, जो कि कैश विड्रॉ नहीं कर सकते उसको आप तुरंत, ये आपके पेई के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस चेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंस ऑफ फंड, यानी कि हम इससे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे। ठीक है, अनदर साइलेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज ऑफ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ब्रांचेस। तो जो ब्रांचेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है उनको ये फंड ट्रांसफर करती है, वही क्या कहलाता है, रेमिटेंस ऑफ फंड्स कहलाता है। The transfer of funds is administered by using bank drafts। तो बैंक ड्राफ्ट का यूज करके ये ट्रांसफर कर सकती है, पे ऑर्डर पे कर सकती है, मेल ट्रांसफर हो सकता है, या नॉमिनल कमीशन चार्जेस पे ये ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है हमारी एलाइड सर्विसेज। इन एडिशन टू एबव फंक्शंस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट्स करती है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। They also perform other services like buying and selling of shares। शेयर्स और डिवेंचर्स की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करती है, हम उसे बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं।
हमारी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है। ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पर्सनल सर्विसेज लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपकी कॉमर्शियल बैंक में होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का अगर हम मतलब समझे तो कई लोग तो इसको यूज भी करते होंगे। तो आजकल क्या होता है कि हर बैंक ई बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि उसकी एक ऐप होती है बैंक की, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, और जितने भी आपके आप अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हो, अपनी पासबुक देखना चाहते हो, तो उस ऐप्स के थ्रू आप देख सकते हो, यानी घर बैठे बिना बैंक गए ही आप बैंकिंग फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। वही क्या कहलाती है, ई बैंकिंग कहलाती है, जिसमें हम इंटरनेट का यूज करके बिना बैंक गए ही अपने घर बैठे ही बैंक के चीजों का मतलब बैंक की जो सर्विसेज है उसकी सुविधा हम ले रहे हैं। वही क्या कहलाती है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इन सिंपल टर्म्स, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूजर विथ अ पीसी and a browser can get connected to the bank's website to perform any of the virtual banking functions। तो virtual banking functions perform करते हैं, ठीक है। and avail of any of the bank services, बैंक की सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं। there is no human operator to respond to the needs of the customer। तो उसमें कोई human operator नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई कैशियर बैठा होता है, ठीक है। तो ये आपका सब इंटरनेट के थ्रू ही होता है। दस ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक्स दैट अलाउ द कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस सच एज मैनेजिंग सेविंग्स, चेकिंग अकाउंट्स, अप्लाइंग फॉर लोन्स और पेइंग बिल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर। और आजकल तो हम ई बैंकिंग से अपने अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल, टेलीफोन और हैंडल कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये सारी चीजें हमें मिलती है ई बैंकिंग में। द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ये हमें एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज देती है, एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, डिजिटल कैश की सुविधा प्रोवाइड करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर देती है, ईएफटी जिसे हम कहते हैं। The two ways in which EFT can be done are नेफ्ट, हम नेफ्ट के थ्रू EFT करते हैं या फिर RTGS इशू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी ई बैंकिंग के थ्रू हमें मिल जाती है बिना बैंक गए ही। चलिए अब बेनिफिट्स देखते हैं ई बैंकिंग का। तो बेनिफिट्स या एडवांटेजेस की बात करें तो ये मोबिलिटी ऑपरेशन है, यानी मोबाइल से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एडिशनल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर आप ऑनलाइन फैसिलिटी यूज करते हैं तो। मोर इफिशियंट रेट्स होता है, कस्टमर कन्वीनियंस होता है, क्योंकि कस्टमर को बाहर निकल के बैंक तक नहीं जाना पड़ता, वो अपने घर बैठे या कहीं पे भी रह करके अपनी बैंकिंग सर्विसेज ले सकती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, आसान होता है इसको यूज करना। अनलिमिटेड ट्रांसफर हो सकता है बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर, तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमको डिजिटल पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विसेज टू अ कस्टमर ऑफ द बैंक, तो ये हमें 24 आवर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। 24 घंटे में कभी भी हम इसकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं ई बैंकिंग की, ठीक है। It inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transactions, और जब हम ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ई बैंकिंग के थ्रू तो सारे ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, हमारा एक डेटा फीड होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, कस्टमर भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। नॉन लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच, उसको ब्रांच नहीं जाना पड़ता, वो जहाँ पे है जब चाह रहा है बैंकिंग सर्विसेज यूज कर ले रहा है, ठीक है। तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है ई बैंकिंग फैसिलिटी से। चलिए देखते हैं आगे। द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाई ई बैंकिंग, द बेनिफिट्स आर, तो बैंकिंग ये जो बैंक्स को भी बेनिफिट मिलता है ई बैंकिंग फैसिलिटी दे करके। चलिए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बैंक, ये बैंक को एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर इससे जुड़े रहते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। E-banking provides unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches, तो ये ब्रांचेस में लिमिटेड नहीं रहती, इसमें हम अनलिमिटेड नेटवर्क रहता है इसका पूरा, ठीक है। क्योंकि कहीं कोई भी किसी भी ब्रांच का हो, वो अगर ऐप डाउनलोड किया है तो वो
कहीं पे भी रह के यूज कर सकता है। एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडेम एंड अ टेलीफोन हैविंग अ इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल्स नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो कोई भी कैश विड्रॉ की नीड अपनी पूरी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता ना कि कौन सी ब्रांच का आपका एटीएम है, आप कहीं पे भी जाके एटीएम यूज करके अपना कैश ले सकते हो। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस्ड एंड बाय टेकिंग ओवर ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। तो ब्रांचेस का भी लोड कम हो जाता है क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं होती बैंक में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ई बैंकिंग क्या होती है। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो सेलर और बायर दो लोग होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेके चलते हैं। तो अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो एक हमारे कैश पेमेंट्स होते हैं, दूसरे हमारे डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। दो ही तरह से हम पेमेंट करते हैं, या तो कैश में करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं डिजिटल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डिजिटल में हमारे दो तरह के पेमेंट्स होते हैं, एक आपका प्लास्टिक कार्ड होता है, दूसरा आपका ई बैंकिंग होता है। प्लास्टिक कार्ड में हमारे डेबिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ई बैंकिंग में देखें तो ई बैंकिंग में हमारा यूएसडी होता है। यूएसडी कई तरह का होता है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ सेल भी आ सकता है, हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, एआईपीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो एटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, भीम आपकी यूपीआई ऐप है उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल वैलेट हो गया जैसे कि फोन पे, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके इतने तरह के डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का नॉर्मली मतलब तो सबको पता ही होगा। इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं? फ्यूचर बेनिफिट्स लेने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं या पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली सबने अपने घर में कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलिसी, जिसको हम पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस बाय द इंश्योरर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी होती है, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए कराती है, जिससे उसका कोई भी डैमेज होता है तो उसको एक कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वन कैन आंसर व्हाट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी अनएक्सपेक्टेड लॉस और डैमेज। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, तो इंश्योरेंस एक तरह की पॉलिसी होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी अननोन लॉस से या डैमेजेस से, अनएक्सपेक्टेड लॉस से या फिर डैमेजेस से हमको प्रोटेक्ट करती है इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक तरह का लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। द इंडिविजुअल नेम्ड इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड इंश्योरर, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उस इंडिविजुअल या कस्टमर का मतलब क्या होता है? इंश्योर्ड उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉलिसी ले रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? इंश्योर्ड हो जाएंगे। और जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो इंश्योरर कहलाएगा, ठीक है। इन दिस एग्रीमेंट द इंश्योरर प्रोमिसेस टू हेल्प विद द लॉसेस ऑफ द इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग कंटिजेंसी। तो किसी भी कंटिजेंसी के केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसके लॉसेस को इंश्योर्ड करेगी, ठीक है, सिक्योर करेगी। आगे देखते हैं। द सिक्योर्ड ऑन द अदर हैंड पेज अ प्रीमियम इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योरर। तो जो वो प्रॉमिस किए रहती है उसके बेस पे वो लॉस को कैसे सिक्योर करती है? वो प्रीमियम प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंश्योरेंस का प्रीमियम प्रोवाइड करती है जिससे लॉस को कवर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि फंक्शंस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे डैमेजेस या अनएक्सपेक्टेड लॉस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क, ये कलेक्टिव तरीके से हमारे रिस्क को बियर करती है, ठीक है। सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है, जो अनसर्टेन सिचुएशंस है उसमें ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है प्रीमियम दे करके, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, लॉसेस को प्रिवेंट करती है। स्मॉल कैपिटल टू कवर लार्जर रिस्क,
तो हम छोटा सा अमाउंट पॉलिसी का देते हैं और हमारा बहुत बड़ा रिस्क कवर हो जाता है इंश्योरेंस कराने पे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर इंडस्ट्रीज, लार्जर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, क्योंकि हम इंश्योरेंस पे लोन वगैरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक तरह का ये हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करता है या फिर हमारे लॉसेस या अनसर्टेन लॉसेस को कवर करता है, हमारे रिस्क को कवर करता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये एक तरह का सोर्स होता है अर्निंग का। रिस्क फ्री ट्रेड, यहाँ पर हमारा जो ट्रेड होता है वो रिस्क फ्री होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, तो एक तरह का अच्छा फेथ या अच्छा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अगर हम कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं तो। दिस इज अ प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यू मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी ट्रूथफुली। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ट्रूथफुली अपना सारा भी फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट हाइड एनी फैक्ट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी फ्रॉम द इंश्योरर। तो हमारी पॉलिसी को जो चीज इन्फ्लुएंस करे ऐसा कोई फैक्ट हमें हाइड करके नहीं रखना चाहिए, सारी चीजें खुल के बतानी चाहिए। अगर आग लगी है तो हमें बताना चाहिए साफ साफ कि हाँ आग लगी है और कैसे लगी है, ठीक है। इफ सम फैक्ट इज डिस्क्लोज लेटर देन योर पॉलिसी कैन बी कैंसिल्ड, और अगर हम पहले छुपा करके बाद में कोई चीजें बताते हैं तो उससे हमारी पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इंश्योरर मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज ऑल द फीचर्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सारे फीचर्स जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हैं वो सारे डिस्क्लोज करने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को भी, यानी कि दोनों की बॉन्डिंग हो रही है ना, दोनों की पार्टनरशिप हो रही है, तो सबको अपने सारे फैक्ट्स को साफ साफ डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई भी अगर कोई चीज हाइड कर रहा है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है या फिर वो चीज कैंसिल हो सकती है, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यू मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ दैट इज इंश्योर्ड। तो जिस पर्पस के थ्रू हम अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज यू विल सफर फाइनेंशियली इफ द इंश्योर्ड डाइज, क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ की सिक्योरिटी हमें नहीं है, हम इंश्योर नहीं है, तो वो अगर जो उसकी डेथ हो जाती है तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फाइनेंशियली हम लॉस में जाएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट बाय अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ पर्सन ऑन हुम यू हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ऐसे किसी पर्सन से हम पॉलिसी नहीं ले सकते जिसके ऊपर हम इंश्योरिटी ना हो, जिसपे हमें, ठीक है, जिसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। Will calculating the claim for a loss, the proximate cause, the cause which is the closest and the main reason for the loss should be considered। तो क्या होता है पॉलिसी के केस में जो प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, जो एक्चुअल रीजन होता है लॉस का, उसको कंसीडर करना जरूरी होता है, ठीक है। दो इट इज अ वाइटल फैक्टर इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दिस प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन अ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो प्रॉक्सिमेट कॉज का रीजन है ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं फॉलो होता। बाकी सारे जैसे कि आपका कार इंश्योरेंस हो गया या कोई और इंश्योरेंस हो गया, बिजनेस का कोई इंश्योरेंस हो गया, तो उस केस में ये प्रॉक्सिमेट कॉज का यानी कि लॉस का एक्चुअल रीजन कंसीडर करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। दिस प्रिंसिपल कम्स इनटू प्ले व्हेन अ लॉस हैज अकर्ड ड्यू टू सम अदर पर्सन पार्टी एंड नॉट द इंश्योर्ड। तो जब ऐसे केस में जब हमारा लॉस हमारे मतलब इंश्योर्ड के हम जस्ट सपोज दैट हमने पॉलिसी ली है तो हम इंश्योर्ड है, ठीक है। तो अगर हमको छोड़ करके कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो लॉस हो रहा है तो उस केस में ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ठीक है। इन सच अ केस इंश्योरेंस कंपनी हैज अ लीगल राइट टू रीच दैट पार्टी फॉर रिकवरी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो लीगल राइट है वो किससे लेगी, वो थर्ड पार्टी से लेगी जिसकी वजह से लॉस हुआ है, उससे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्टेट्स दैट द इंश्योरेंस विल ओनली कवर यू फॉर द लॉस दैट हैज हैपेंड।
तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो उसी केस में कवर किया जाएगा जब जिस वजह से लॉस हुआ है, ठीक है। द इंश्योरर विल थ्रोली इंस्पेक्ट एंड कैलकुलेट द लॉसेस। वो जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना कायदे से आती है, पूरा कैलकुलेट करती है कि लॉस किस वजह से हुआ है, ठीक है, काहे यहाँ पे लॉस हुआ है। द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू पुट यू इन द सेम पोजीशन फाइनेंशियली एज यू वेयर बिफोर द लॉस। तो ये रीजन इसलिए होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का, ये करने के लिए कि लॉस से पहले आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो लॉस के बाद भी आपकी वैसी पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कवर करने आई है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रिटिकल हेल्थ पॉलिसीज। तो ये प्रिंसिपल भी आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ के केस में, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या हेल्थ पॉलिसीज में नहीं अलाउ होता, एप्लीकेबल होता, ठीक है। बाकी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये एप्लीकेबल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ यू हैव टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, अगर आप एक से ज्यादा लोगों से पॉलिसी लेते हैं, बोथ इंश्योरर्स विल शेयर द लॉस इन द पोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कवरेज। तो दोनों मिल करके आपके लॉस को शेयर करते हैं, उसके प्रोपोर्शन को शेयर करते हैं और कवर करते हैं, ठीक है। If one insurance company has paid in full, it has the right to approach other insurance companies to receive a proportionate amount. अगर सपोज दैट एक ही इंश्योरेंस कंपनी आकर के पूरा लॉस कवर कर देती है, फुल पेमेंट कर देती है, तो उस केस में आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को भी बुलाना पड़ेगा, उसको भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे कराना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो लॉस मिनिमाइजेशन के लिए तो हम पॉलिसी करते हैं, तो you must take all the necessary steps to limit the loss when it has happened. You must take all the necessary precautions to prevent the loss even after purchasing the insurance. तो इंश्योरेंस परचेज करने के बाद अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो लॉस को कम करने की कोशिश भी करती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज कितनी है इंडिया में, या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितनी है। तो एक हमारी लाइफ इंश्योरेंस होती है जो कि LIC है, आप जान ही रहे हैं। दूसरी हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस आपकी एक ही होती है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस हमारी कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मोटर इंश्योरेंस हो गई, या फिर फायर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, या आपका मैराइन इंश्योरेंस हो गया। तो इसमें कई तरह के और इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमारी कितनी तरह की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मेनली हमारे दो तरह के होते हैं। एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा आपका जनरल इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो इनके टाइप्स भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हमारा जनरल इंश्योरेंस का टाइप फायर इंश्योरेंस होता है, एक आपका मैराइन इंश्योरेंस होता है, और एक आपके अदर इंश्योरेंस होते हैं। अदर इंश्योरेंस में आपके व्हीकल, हेल्थ, कैटल, क्रॉप, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में आपका जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में हमारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस आ जाते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस आ जाते हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, यूलिप्स आ जाते हैं, चाइल्ड प्लान्स आ जाते हैं, ठीक है, पेंशन प्लान्स आ जाते हैं। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, मोटर इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है और फायर इंश्योरेंस है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम शॉर्ट में LIC भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमको इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा इंश्योरेंस जो हमारे लाइफ पे होता है, ठीक है। लाइफ जो कि हमारी अनसर्टेन है, ठीक है, उसके लिए जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, जो हमें लाइफ के बाद मतलब एक एज पूरी होने के बाद जिसका बेनिफिट हमको मिलता है, या फिर आफ्टर डेथ हमारी फैमिली को जो बेनिफिट मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। Life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, either in a lump sum or by other periodical payments, agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या डिफाइन करता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरर
अपनी इंश्योरेंस कंपनी से करता है, ठीक है, वो उसको एक सर्टेन प्रीमियम देता है, कुछ अमाउंट देता है, प्रीमियम जमा करता है, कुछ लमसम अमाउंट होता है, वो भी कुछ पीरियड्स पे देता है, मतलब क्वार्टर बेसिस पे या ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे देता है। और वो ये एग्री करता है कि टू पे टू द एश्योर्ड, कि जब उसकी लाइफ का कुछ बेनिफिट, मतलब उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है उसको मिलेगा, तो वो उसको वो चीज रिटर्न की जाएगी, ठीक है, कुछ सम ऑफ मनी। तो वो हैपनिंग हो सकती है या तो आपकी आफ्टर डेथ की पोजीशन हो सकती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक डेट ऑफ होती है कि 65 की एज के बाद आपको वो अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। Thus the insurance company undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium। तो वो जो प्रीमियम देता है उससे जो है इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो जो है उसकी लाइफ का एक्सचेंज उसको देगी, ठीक है। दिस प्रीमियम में बी पेड इन वन लम सम और पीरियडिकली। तो ये जो प्रीमियम होता है वो एक साथ भी पेमेंट किया जा सकता है और कुछ पीरियड्स पे भी किया जा सकता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ठीक है। At the same time, the company promises to pay a certain sum of money either on the death of the person or on his attaining a certain age, ठीक है। तो उसी टाइम जो है कंपनी उसको ये प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि आपको ये पैसा वापस किया जाएगा, या तो आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को दिया जाएगा, या फिर आप इस एज तक पहुंच जाएंगे तब आपको ये पैसा वापस किया जाएगा, ठीक है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है। आगे देखते हैं। A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हमारी अनसर्टेनिटी है लाइफ की उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप वाज वाइडेंड एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो इसका स्कोप जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज अब आने लगी हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी पर्सन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कई तरह की पॉलिसीज इसमें अब आने लगी हैं। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर। तो कई तरह की आपके इंश्योरेंस आने लगी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो पहली है हमारी होल लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो होल लाइफ पॉलिसी इसके नाम से क्लियर है। As the name suggests, in this kind of policy, the amount that is insured will only be paid out to the person who is nominated and it is only payable on the death of the insured। तो जिसने भी पॉलिसी कराई है उसकी डेथ पे ये उस पर्सन को दिया जाएगा जो उसका नॉमिनी होगा, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ की रहती है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक तो नहीं मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आपके नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। वही क्या कहलाती है, आपकी होल लाइफ पॉलिसी कहलाती है, कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की पॉलिसी करा लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ये एग्रीमेंट करती है कि आपका जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उसका पैसा आपको या तो कुछ एज आपकी जब हो जाएगी इतनी एज के बाद आपको मिलेगा, या फिर आपको आपकी डेथ हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको मिलेगा। जो चीज पहले हो जाएगी उसी कंडीशन में होगा। जैसे अगर 60 की एज का आ गया है कि 60 की एज के बाद आपको वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो सपोज दैट आप 60 से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो उसी टाइम पे आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। द सम इज पेबल टू हिज लीगल नॉमिनी नेम देयर इन इस केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड। तो अगर वो पर्सन डेथ उसकी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये पैसा दिया जाता है। Thus the endowment policy matures after a limited number of years। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जो आपकी इंडोमेंट पॉलिसी है। जबकि जो हमारी होल लाइफ पॉलिसी है वो पूरी लाइफ चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन्स। इसको एक या एक से अधिक पर्सन मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सनों के द्वारा मिलकर के की जाती है ये पॉलिसी। द प्रीमियम इज पेड ज्वाइंटली और बाय आइदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। और दोनों मिलकर के भी इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर एक पर्सन अकेले भी सारा प्रीमियम पे कर सकता है। द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, ठीक है। तो जो इसका प्रीमियम होता है उसको मतलब जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है वो तभी दिया जाता है जब 2 में से कोई एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अगले को ये प्रोवाइड किया जाता है।
यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंटली और बाय 2 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो नॉर्मली ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है ये हस्बैंड वाइफ मिल करके करते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो करते हैं। वेयर द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ द आइदर ऑफ द टू। तो दोनों में से किसी भी एक की डेथ पे अगले को वो अमाउंट मिल जाता है पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एस्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एस्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है कि जो पर्सन पॉलिसी कर रहा है उसको वो जब उसकी एक एज हो जाती है, सर्टेन एज, तो उसको वो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो वो अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी ले सकता है। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एस्योर्ड। तो प्रीमियम जो है एक साथ भी जमा किया जा सकता है और कुछ पीरियड्स पे भी जमा किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रीफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। तो ये उनके लिए यूजफुल होती है जो एक सर्टेन एज के बाद चाहते हैं कि उनको एज अ रेगुलर इनकम कुछ पैसे मिलते रहें, ठीक है। तो वो अपनी एन्युटी पॉलिसी कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। तो ये जो है बेसिकली चिल्ड्रन के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, तो उनकी शादी के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए ली जाती है, ठीक है, मैरिज या एजुकेशन के लिए। The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when the children attain a particular age। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें ये कहा जाता है कि जितने एक चिल्ड्रन की जो एज, एक पार्टिकुलर एज फिक्स होती है कि इसी एज में उसको ये पैसा दिया जाएगा। द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसी को ये प्रीमियम पे करना होता है। नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो अगर मैच्योरिटी से पहले उसके पेरेंट्स मतलब की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इसके भी नाम से क्लियर है कि फायर आग के लिए जो इंश्योरेंस आप कराते हैं, ठीक है। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन consideration of the premium paid undertakes to make good any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करते हैं, एक प्रीमियम जमा करते हैं फायर इंश्योरेंस के लिए, जो कि आपके फायर की वजह से कोई डैमेज हो जाता है या कोई फायर की वजह से कोई कॉज हो जाता है तो उसमें वो क्लेम आप कर सकते हैं इंश्योरेंस के इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ज्यादातर ये 1 साल के लिए होती है। आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसको टाइम टू टाइम रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रीमियम मे बी पेड आइदर इन अ लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो लमसम भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग कंडीशंस। तो अगर हमें लॉस बाय फायर का क्लेम करना है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को, तो हमें ये 2 कंडीशंस फॉलो करना जरूरी होता है। पहली आपकी देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस। हमारा एक्चुअल में असल में कोई लॉस होना चाहिए फायर से। ऐसा ना हो कि आपका कोई नुकसान हुआ ही नहीं और आप चले गए क्लेम करने, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी ये है कि फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। और ये जो आग लगी है ये एक्सीडेंटल होनी चाहिए और ये नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जानबूझ के आग लगाई और आप जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का वीडियो है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ठीक है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज की।
तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही है, संप्रेषण यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सर्विसेज की हम बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेस फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो कम्युनिकेशन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमारे बिजनेस में एक लिंक बनाती हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, यानी कि एक दूसरे वर्ल्ड से जो है एक दूसरे देश से, देश विदेश से जो है एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, सप्लायर से, ठीक है, कस्टमर से, कंपटीटर से, एटसेट्रा। तो हमारे बिजनेस में जितने तरह के लोग आते हैं उन सब के बीच में एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, चाहे वो कस्टमर्स हो हमारे लिए, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, कंपटीटर्स हो, या फिर जो हमें सप्लाई करते हैं वो सप्लायर्स हो, उन सब के बीच में एक लिंक बनाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। तो जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस आइसोलेशन में या अकेले नहीं किया जा सकता। इट हैज टू कम्युनिकेट विद अदर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस में हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं हम अपने आइडियाज को और इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं बिजनेस में। ठीक है, अकेले आइसोलेशन में बिजनेस नहीं किया जा सकता। The main services which help business can be classified into postal and telecom। तो अगर हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो दो तरह की मेन सर्विसेज होती है कम्युनिकेशन की, एक आपकी पोस्टल सर्विसेज होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज होती है। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो ये हमारी दो तरह की सर्विसेज होती है, एक आपकी पोस्टल सर्विसेज है और दूसरी आपकी टेलीकॉम सर्विसेज है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज आपको पता ही है कि हम जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इंडियन पोस्ट हमारा जो होता है, हम उससे जब कोई कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे को, तो वही क्या कहलाती है, पोस्टल सर्विसेज कहलाती है। जैसे हम स्पीड पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस सर्विसेज इज रिक्वायर्ड बाई एवरी बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, मार्केट रिपोर्ट्स, पार्सल एंड मनी ऑर्डर इट्स। तो ये सर्विसेज हर बिजनेस को इसकी जरूरत होती है, क्योंकि हर बिजनेस जो भी जिस भी तरह का बिजनेस हो रहा हो उसमें लेटर रिसीव भी होते हैं, लेटर सेंड भी किए जाते हैं, रिपोर्ट्स भी भेजी जाती हैं, ठीक है, पार्सल भी भेजे जाते हैं, मनी ऑर्डर भी भेजा जाता है। तो वो सब हम पोस्टल सर्विसेज की ही हेल्प से कर पाते हैं, वो भी रेगुलर होता है ये सारा कुछ। ठीक है, ऑल दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं हम जानते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस, ये टेलीग्राफ ऑफिस से ही ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं पूरी कंट्री में, हमारे पूरे देश में हमें स्पीड पोस्ट हम कर सकते हैं या इंडियन पोस्ट ऑफिस हमारा होता ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर एक सिटी में हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हर एक लोकेलिटी वाइज भी होता है। आगे देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में जो है बहुत सी तरह की पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरी कंट्री में 22 पोस्टल सर्कल्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, दीज सर्कल्स मैनेज द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस हेड पोस्ट ऑफिसेस। तो ये जो डे बाय डे की पोस्ट ऑफिसेस की फंक्शनिंग या वर्क होता है उनको मैनेज करता है। ये जो मैनेज हमारे 22 सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, सब पोस्ट ऑफिसेस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, ये जितने भी सब या ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस हैं उनको भी मैनेज करता है। ठीक है, ये जैसे बैंक की तरह हो गया कि जैसे आरबीआई सारी बैंक्स को मैनेज करता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कई कैटेगरीज में है। पहला है आपका फाइनेंशियल फैसिलिटीज। ठीक है, तो इसमें फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज मिलती हैं। They provide postal banking facilities to the general public and mobilize their savings through the following saving schemes like Public Provident Fund, Kishan Vikas Patra, National Saving Certificate, Recurring Deposit Scheme and Money Order Facility। ठीक है, तो ये फैसिलिटी जो ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, ये फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। जैसे हम प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बनाते हैं, या किसान विकास पत्र होता है हमारा, या फिर हम कोई डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर के। ठीक है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करता है। यानी जितने भी मनी या फाइनेंस से जुड़ी हुई फैसिलिटीज हैं ये सब इस डिपार्टमेंट के थ्रू हैंडल की जाती है। दूसरा है आपका मेल फैसिलिटीज। ठीक है,
अभी यहाँ पे मेल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ पार्सल फैसिलिटीज, ये हमें पार्सल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी पार्सल फैसिलिटीज में क्या होता है कि एक आर्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर करना या भेजना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फैसिलिटीज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। तो जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है पोस्ट के थ्रू, उसकी एक अलग सिक्योरिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है, मतलब पूरा प्रोटेक्ट करके ही उसको भेजा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। पोस्टल डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ऑफर्स अलाइड फैसिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पोस्टल डिपार्टमेंट हमें बहुत सी अलाइड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, हमें किसी को पोस्ट ग्रीटिंग देनी है तो उसकी पोस्ट देता है। मीडिया पोस्ट हमें करना है, स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट का मतलब हो गया कि विद इन 24 आवर्स वो सामान आपका पहुंच जाएगा जिसके पास आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपका ई बिल पोस्ट है। कोरियर सर्विसेज हैं, जो कोरियर सर्विसेज हमें मिलती है, जैसे लेटर्स, डॉक्यूमेंट या पार्सल को हम कोरियर करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पोस्ट है। डायरेक्ट पोस्ट हमारा एडवर्टाइजिंग के पर्पज से होता है, ये एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड दोनों तरह से होता है। और लास्ट है आपकी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ठीक है, थ्रू कोलैबोरेशन विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि हम वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के को कोलैब करके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम मनी का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें यूएसए विच इनेबल्स रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम 185 कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसमें यूएसए हमारा 185 कंट्रीज में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारी टेलीकॉम सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक वर्ल्ड क्लास की टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। बिना इसके ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। इट इज इन फैक्ट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं वो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का बैकबोन होती हैं, ठीक है। उसकी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। टुडेज ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड, द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड विल रिमेन अ ड्रीम ओनली इन द एब्सेंस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो अगर हम टेलीकॉम सर्विसेज को नहीं यूज करते, उनको नहीं ले आते अपने बिजनेस में, तो हमारे लिए अपने बिजनेस को ग्लोबल वर्ल्ड पे ले जाने का सपना बस सपना ही रह जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर। तो टेलीकॉम सर्विसेज बहुत तरह की होती हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज हमने देखा कई तरह की होती है। तो इसमें पहली है आपकी सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। मोबाइल सर्विसेज जो कि हम खुद ही यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विसेज एंड पीसीओ सर्विसेज। ये जो छोटे छोटे पीसीओ लगे होते हैं, ठीक है, ये सब इसी में आ जाते हैं। यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया। तो किसी भी टाइप के नेटवर्क में हम इसको मैनेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटर कनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। तो ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा फोन यही करता है ना, चाहे जिस कंपनी का सिम हो हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये आपकी सेलुलर मोबाइल सर्विसेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज की अगर हम बात करें, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डेटा सर्विसेज टू एस्टैब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। तो ये जो फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक में हमारे डेटा सर्विसेज और नॉन वॉइस और वॉइस मैसेजेस की एक लिंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। These utilize any type of network equipment preliminary connected through a fiber optic cables laid across the length and breadth of the country। तो इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। They also provide interconnectivity with other types of telecom services। तो ये टेलीकॉम सर्विस दूसरे टेलीकॉम सर्विस से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारी केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज भी आपको पता है कि जो पहले डिस्क कनेक्शन लगते थे वो आपकी केबल सर्विसेज में आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर लिंकेजेस एंड स्विचेस सर्विसेज विद इन अ लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन टू ऑपरेट मीडिया सर्विसेज विच आर एसेंशियली वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। तो केबल सर्विसेज आपकी वन वे एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज होती थी, क्योंकि आप केबल का कनेक्शन लेते थे और सिर्फ आप अपने चैनल्स को देख सकते थे, उसमें अपना कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो वन वे कम्युनिकेशन होती है केबल सर्विसेज। नेक्स्ट है आपकी VSAT
सर्विसेज यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सर्विसेज इसको कहते हैं। इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये आपकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। इट ऑफर्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये गांव शहर दोनों एरिया में जो है हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये हाईली फ्लेक्सिबल और रिलायबल होते हैं, यानी हम इन पे आसानी से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनोवेटिव एप्लीकेशन सच एज टेली मेडिसिन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मार्केट रेट्स एंड टेली एजुकेशन इवन इन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ आवर कंट्री। तो ये हर तरह के कंट्री के हर तरह के एरिया में, चाहे वो गांव हो या शहर, हर जगह ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी डीटीएच सर्विसेज, जो कि इस टाइम बहुत चल रही है, ठीक है, जिसमें हम सेटअप बॉक्स लगवा करके अपना टीवी वगैरह देखते हैं। तो ये डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं डीटीएच सर्विसेज आपकी। इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज, तो ये भी सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आपकी केबल होती है। प्रोवाइड बाय सेल्यूलर कंपनीज, वन कैन रिसीव मीडिया सर्विसेज डायरेक्टली थ्रू अ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डिश एंटीना एंड अ सेटअप बॉक्स। तो हम अपने छत पे डिश एंटीना लगवा करके और एक सेटअप बॉक्स टीवी के पास लगवा करके ये डीटीएच सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके घरों में लगा भी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते ही हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे एरोप्लेन की मदद से हम कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बस है आपकी, कार हो गई, टैक्सी हो गई, स्कूटर हो गया, ठीक है, बोट हो गई, ये सारी चीजें आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंप्राइजेस फ्रेट सर्विसेज टुगेदर विद सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज बाय ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितने भी तरह के हमारे मोड्स है ट्रांसपोर्टेशन के, वो सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाते हैं, चाहे हम रेल के थ्रू कर रहे हो या रोड के थ्रू या एयर हवाओं के थ्रू या फिर पानी के थ्रू कर रहे हो या फिर आसमान के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। ये सब आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाती है। हाउसिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, जो कि आपका कोल्ड स्टोरेज की तरह होता है, जहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो पब्लिक वेयर हाउस होता है, प्राइवेट वेयर हाउस होता है, स्मार्ट वेयर हाउस होता है, ठीक है, गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है। तो कई तरह के हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, तो जिनके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्राइवेट वेयर हाउस। तो प्राइवेट वेयर हाउस आर ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स। तो प्राइवेट वेयर हाउस में क्या होता है कि कंपनी अपने खुद के गुड्स को हैंडल करती है या कहीं स्टोर करके रखती है, सच एज रिटेल चेन स्टोर्स और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। ये सब आपकी प्राइवेट वेयर हाउस में आती हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स। तो ये ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर के स्टोर करती है और या फिर किसी भी मेंबर से ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज फी और चार्ज। वो भी स्टोरेज फी और चार्ज लेने के बाद ये स्टोर करके रखती है। The government regulates the operation of these warehouses by issuing license for them to private parties। और गवर्नमेंट इनको एक लाइसेंस इशू करती है कि वो अपना पब्लिक वेयर हाउस स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस्ड होते हैं टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। तो ये कस्टम ड्यूटी या टैक्स का पेमेंट लेने के बाद जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं। These are goods which are imported from other countries। इसको अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे रखा जाता है। Importers are not permitted to remove goods from the ducts or the airport till custom duty is paid। तो बिना कस्टम ड्यूटी पे किए इसको जो है कहीं पे रखा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। अब इसमें तो पूरा गवर्नमेंट का ही रोल होगा। These warehouses are fully owned and managed by the government। तो इनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, वही उसका मालिक होता है। The government manages them through organizations set up in the public sector। तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उनको उनके गुड्स को ये मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया आपका, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव वेयर हाउस। इसके भी नाम से क्लियर है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता है। Some marketing cooperative societies और agriculture cooperative societies have set up their own warehouses। तो ये cooperative society द्वारा सेटअप किया जाता है for members of their cooperative society। वो भी cooperative society के मेंबर के लिए इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग।
तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन है हमारा कंसोलिडेशन का। इन दिस फंक्शन द वेयर हाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट्स मटेरियल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड डिस्पैचेस द सेम टू अ पर्टिकुलर कस्टमर्स ऑन अ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट। तो जैसा कि हम फिगर से ही समझ लेते हैं, कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि डिफरेंट फैक्ट्रीज से आपको मिलेगा गुड्स और आप उसको एक जगह संभाल करके रखोगे, ठीक है, या फिर सिंगल कस्टमर को उसको ट्रांसपोर्ट या शिप करोगे। तो ये आपका कंसोलिडेशन वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द बल्क। ब्रेक द बल्क का क्या मतलब हो गया कि द वेयर हाउस परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है बल्क क्वांटिटी के गुड्स को अलग अलग स्मॉलर क्वांटिटीज में। दीज स्मॉलर क्वांटिटीज आर देन ट्रांसपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट ए से हमने डिफरेंट तरह के गुड्स को लिया, फिर अलग अलग कस्टमर्स को इसको प्रोवाइड किया, तो यही आपका क्या कहलाता है, बल्क, ब्रेक द बल्क, यानी कि हम बल्क गुड्स को ब्रेक कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्टॉक पिलिंग। अब स्टॉक पिलिंग का मतलब समझते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू सेलेक्ट बिजनेसेस। तो ये सीजनल स्टोरेज होते हैं स्टॉक पिलिंग में। गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली, ऐसे गुड्स जिनकी जरूरत हमें अभी इस करंट सीजन में नहीं है, उसको संभाल करके रख दिया जाता है स्टोरेज में, ठीक है। और जब उसकी जरूरत होती है, जब उसका सीजन आता है, तब उस गुड्स को सप्लाई किया जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, स्टॉक पिलिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज। Certain value-added services are also provided by the warehouses, such as in transit, mixing, packaging and labeling. Value-added services का मतलब हो गया कि ऐसी सर्विसेज जो हमारे गुड्स को उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, यानी कि उसकी पैकेजिंग कर दें, उसकी लेबलिंग कर दें, उस टाइप की चीजें हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन। इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड सिचुएशन। तो हमारे गुड्स की सप्लाई को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड करना। वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग। तो प्राइस को स्टेबल करते हैं। दस प्राइसेस आर कंट्रोल्ड व्हेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो जब सप्लाई इंक्रीज होने लगती है तब हम प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं और उसकी डिमांड फिर स्लैक हो जाती है, ठीक है। तो मतलब उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई को रखना और उसके प्राइस को उसी हिसाब से कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग। Warehouses owners advance money to the owners on security of goods and further supply goods on credit terms to the customers। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस मनी ले लिया जाता है, तभी हम इसको बोल रहे हैं फाइनेंसिंग। तो प्लांट ए बी सी 3 लोग हैं, इन ट्रांसमिट मिक्स ओवर ट्रांसमिट कर लिया गया है सबके प्रोडक्ट को, फिर कस्टमर डब्ल्यू एक्स वाई सबको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, बिजनेस सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5, ठीक है। तो चलिए आज का थॉट देखते हैं। थॉट है हमारा, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। तो जिस दिन आप अपने लक्ष्य या मोटिव के प्रति या आपके गोल्स के प्रति आप वर्क करने लगोगे, तो अपने आप आपके पास जो है मोटिवेशन या हिम्मत आ जाएगी उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। यानी मतलब बस स्टार्ट करने की जरूरत है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो स्टार्ट वर्किंग टू अचीव एनी गोल। तो कोई भी गोल हो आपका, उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अपने आप ही आपके अंदर करेज आ जाएगा उसको पाने का, ठीक है। तो अगर आप अपने गोल को पाने के लिए वर्क स्टार्ट कर देंगे, मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, तो अपने आप ही आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। आप तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।